बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो सीक्वेंस चल रहा है उसका नेक्स्ट प्रोसीजर करना ये है कि दो कंपोनेंट जो है वो एसी सर्किट्स में लगाने हैं और उनका कंबाइन इफ़ेक्ट देखना है। जैसे हमने पहले अकेला रेजिस्टेंस पर एसी इफ़ेक्ट देखा, फिर हमने अकेला कैपेसिटर लिया उसका एसी इफ़ेक्ट देखा, फिर हमने अकेला इंडक्टर है उसमें से एसी गुजारा उसका इफ़ेक्ट चेक किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कम्बिनेशंस को लेंगे, यानी एक रेजिस्टेंस के साथ पहले कैपेसिटर को ले लेंगे, फिर एक रेजिस्टेंस के साथ फिर इंडक्टर को ले लेंगे, फिर इनके कंबाइंड बिहेवियर चेक करेंगे कि इनके करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशन बनता है, लीडिंग लैगिंग कैसे होती है, क्या है, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। आज का टॉपिक हमारा कंबाइन इफेक्ट है इन दोनों का, दो कंपोनेंट्स का। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज़ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इन एसी सर्किट असल में क्या है कि ये कंबाइन रेजिस्टेंस होती है पूरे एसी सर्किट के अंदर। अगर कुछ रेजिस्टेंस लगी हैं, कैपेसिटर लगे हैं, इंडक्टर लगे हैं, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो सर्किट में लगी हुई रेजिस्टेंस है, इन तीनों की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, कंबाइंड इफेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस। जितने भी रिएक्टेंसेस, अगर एक सिर्फ अकेला कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की होगी, दो कैपेसिटर हैं, कुछ इंडक्टर्स भी हैं, तो तमाम की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका सम करें इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो फिर इसको हम कैपिटल जी के साथ लिखते हैं। जो सर्किट की VRMS वैल्यू होगी उसको IRMS के साथ जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इम्पीडेंस आता है। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट जो ओहम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ओहम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ओहम है, तो ये इन्हीं ओहम्स को ऐड कर रहे हैं तो इम्पीडेंस का यूनिट भी क्या होगा, वो ओहम्स में ही लिखा जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है जी कि हमने RC सीरीज सर्किट है, इसमें AC को फ्लो करवाना है। ये बड़ी सिंपल सी डिस्कशन है। जो बिहेवियर अगर आपके पास इंडिविजुअल बिहेवियर जहन में है तो इंडिविजुअल बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करते हैं तो ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ना मेरे पिछले लेक्चर्स जो है उसको देखना पड़ेगा कि एक रेजिस्टेंस में से क्या बिहेवियर अकेले, कैपेसिटर में से क्या है। तो इसके लिए आप मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं, इससे पिछली जो वीडियोज़ हैं पिछले टॉपिक की, उनको आप जो है ना वो इसके लिए देख सकते हैं जी। देखिएगा, मैं बर्ड आई व्यू में इसको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक AC सोर्स है, इसके आगे एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस जो है जिसको हमने सर्किट के अंदर सीरीज़ में ज्वाइन किया हुआ है। हम जानते हैं कि सीरीज़ के अंदर करंट क्या होता है, वो सेम होता है। इस मतलब जो करंट इसमें से गुजर रहा है वही करंट इसमें से गुजर रहा है। और AC सर्किट का जो करंट होता है उसको हम IRMS बोलते हैं। इसका मतलब है IRMS वैल्यू इसमें से भी यही गुजर रहा है और इसमें से भी गुजर रहा है। और सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर अप्लाइड वोल्टेज जो है वो दोनों के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कुछ वोल्टेज इस पर आएगा, कुछ वोल्टेज इस पर आएगा। जो वोल्टेज कैपेसिटर पर आएगा, कैपेसिटर के वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, करंट, और उसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को 1/ωc की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ वोल्टेज जो इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है उस वोल्टेज को क्या लिखेंगे, इसके करंट और इसकी रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। यानी ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, वोल्टेजेस आ जाएंगे जो दो कंपोनेंट्स पर ड्रॉप आए हैं। तो फिर इस सारे सिचुएशन को हम क्या करते हैं कि फेजर डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं और वो उसमें हमें समझ आएगा कि बेसिकली हमारे पास सर्किट के अंदर जो VRMS है, जो इफेक्टिव वैल्यू वोल्टेज की है, वो कितनी है। देखें, रेजिस्टेंस के केस में हमने पढ़ा था कि इसका करंट और इसका जो वोल्टेज होता है हमेशा इन फेज होता है। देखिए, मैंने दोनों को इन फेज बनाया, करंट को रेफरेंस लिया क्योंकि दोनों में करंट सेम है, इसलिए उसको मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ। जो करंट है वो ही इसके वोल्टेज का फेज है, दोनों इन फेज आ गए हैं। फेजर डायग्राम में दोनों को एक ही लाइन पर ड्रॉ किया जा रहा है, इन फेज। अब आ जाएं आप किस केस में, कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होता है वो करंट से लैग करता होता है। जब हम करंट को रेफरेंस डिज़ाइन कर चुके हैं तो फिर हम इसके वोल्टेज को क्या करेंगे, 90 आउट ऑफ फेज पे लैगिंग में शो करेंगे।
तो लैग में शो करने के लिए -90 या 270 डिग्री पर हम करंट को, इस वोल्टेज को शो करें जो कैपेसिटर के क्रॉस आ रहा है। अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट लेना है। ये हमें हमारे पास ट्रीट होते हैं एज अ वेक्टर, इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, होते नहीं है वेक्टर, लेकिन इनकी जो कैलकुलेशन है वो लाइक आ वेक्टर जो है ना ट्रीट करेंगे। तो फिर इनका जो कंबाइन इफेक्ट है, ये इन दोनों वोल्टेज को हम ऐड अप करेंगे हेड टू टेल रूल से। पहले वेक्टर को ये बनाया, दूसरा ये बनाया, इनका जो रिजल्टेंट है पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास VRMS आ रहा है बेसिकली, ये हमारे पास इफेक्टिव जो है ना वोल्टेज है सर्किट के अंदर, और ये इनके दरमियान क्या आ रहा है, फेज का डिफरेंस। पहले फेज डिफरेंस कितना था, 90, अब फेज डिफरेंस 90 नहीं रहा। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जब आ जाते हैं तो फिर फेज का डिफरेंस ना, इस केस में फेज डिफरेंस 0 था, इस केस में फेज डिफरेंस 90 था। अब कंबाइंड इफेक्ट के अंदर क्या आ गया, फेज डिफरेंस लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब है मैं इसका फेज बता सकता हूं और VRMS बता सकता हूं। कैसे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए ये हमने पाइथागोरियन थ्योरम लगाया, जहां से हमने इसका वोल्टेज कैलकुलेट किया, जो ये आ गया। जब इस करंट को मैं इस वोल्टेज पर डिवाइड करता हूं तो इम्पीडेंस का फार्मूला बन जाता है। इसका मतलब है सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमारे पास आ गया। यानी जो कंपोनेंट लगे हुए हैं आपने उनके स्केयर करके उनको क्या करना है, अंडर रूट करना, ऐड करने के बाद तो आपके पास क्या आ जाएगी, सर्किट की इंपीडेंस आ जाएगी, यानी टोटल नेट जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी। ये आपने इसकी VRMS निकाल ली है जो इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू है, और ये इसकी इफेक्टिव जो है वो क्या, सर्किट की रेजिस्टेंस आ गई है। अब डायग्राम से देखें, आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर करंट अभी भी इफेक्टिव वैल्यू से क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, बट विद फेज ऑफ दिस थीटा, इस थीटा के फेज से लीड कर रहा है। अब थीटा 90 पर नहीं है, थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 है। तो ये एंगल कैसे निकालना है, इसी पे ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर tan ऑफ थीटा अप्लाई करें, तो y एक्सिस को x एक्सिस पर या परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे, तो यहाँ से जब आप एंगल निकालेंगे तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आप XC की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। XC किसके बराबर होगा, ओमेगा C, तो इस जगह पर आप क्या लिख दें, tan इनवर्स 1/r ओमेगा C, यानी ये आपके पास जो है ये वैल्यू बन जाएगी इसकी थीटा की। अगर आपके पास R हो, ओमेगा और C हो तो आप ये वैल्यूज पुट करके इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, जो इसका फेज डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से अगर हम अब इसके अंदर इस कैपेसिटर की जगह अब क्या लगा दें, एक इंडक्टर लगा दें, दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस ही हो। अब इसमें बिहेवियर क्या होगा, इसमें कौन लीडिंग कौन लैगिंग में आ रहा है, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, ये चीज़ देखने के लिए देखें जिस तरीके से कुछ वोल्टेज इस पर ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज इस पर ड्रॉप होगा, सारा कुछ जो हमने यहाँ पढ़ा एज इट इज़ जस्ट फार्मूला में चेंज आ गया। ठीक है जी, तो फिर फेजर डायग्राम बनाई। अब फेजर डायग्राम में देखें ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट इन फेज रहता है, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करता होता है, लीड करता होता है। जब लीड करेगा तो मैं इस करंट के रेफरेंस से 90 के ऊपर लीडिंग में इसको बना रहा हूँ। अब इनका जो कंबाइन इफेक्ट आएगा वो ये है जी VRMS, जो इनकी इफेक्टिव वैल्यू आ रही, जो मैं उसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल के रूल से मैंने इसको सॉल्व किया है, तो मेरे पास ये आ गया, और ये इसका फेज डिफरेंस। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रहा है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल के ऊपर। अब इनकी कैलकुलेशन करके उसी तरीके से आप इनकी इंपीडेंस निकाल सकते हैं। यहाँ इंपीडेंस में क्या था, R² प्लस XC का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहा है, R² प्लस XL का स्क्वायर, यानी जो दूसरा कंपोनेंट लगा है उसकी रिएक्टेंस का स्क्वायर करना है प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो फिर इंपीडेंस आ जाएगी। और फिर हम देख रहे हैं कि थीटा जो है वोल्टेज के लिए लीडिंग दे रहा है, यानी लीड कर रहा है वोल्टेज, और इस वोल्टेज और इस करंट के दरमियान एंगल कितना है, उस एंगल को निकालने के लिए हम tan ऑफ थीटा अप्लाई करेंगे। वही फार्मूला गौर करें, यहाँ XC है, यहाँ पे XL है, और बाद में आप XL के फार्मूला में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास जो है अब पावर डिसिपेशन, जैसे प्योर इंडक्टर के अंदर, प्योर कैपेसिटर के अंदर पावर डिसिपेशन नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपके पास पावर डिसिपेशन जो है वो आएगी। प्योर जो रेजिस्टेंस था वो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन देता था, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर पावर डिसिपेशन नहीं दे रहे थे। अब जब आपने दो लगा दिए हैं तो पावर डिसिपेशन इस केस में मैक्सिमम, इसमें 0 थी, तो अब कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन उसके अंदर आ रही है, जो डिपेंड करेगी आपके एंगल के ऊपर कि अब एंगल कितना आएगा, उसके लिहाज से आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, पावर डिसिपेशन आएगी। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो या इसके बारे में कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक एंड पर एक छोटी सी वीडियो दोबारा डिज़ाइन की जाएगी ताकि आपके क्वेश्चंस को कंपाइल करके जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।